इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अकाउंटिंग फील्ड में कौन कौन से ऐसे रोल होते हैं, कौन कौन सी ऐसी जॉब प्रोफाइल होती है जो हम लोग आगे जाके उसमें अपना करियर बना सकते हैं। अक्सर लोग ये कहते हैं कि जो अकाउंट्स लाइन होती है उसमें ज़्यादा सैलरी नहीं होता, ज़्यादा स्कोप नहीं होता आगे बढ़ने का। तो ये बिल्कुल गलत मार्केट में एक तरह से र्यूमर है और इसका एक तरह से वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि एक अकाउंटेंट जो होता है उसकी शुरुआत ज़रूर एक बिगिनर के रूप में होती है, फ्रेशर के रूप में होती है, लेकिन जब वो अपनी की स्किल्स बढ़ाता है, जब उसका जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है वो बढ़ता है, तो साथ ही साथ में उसकी जो जॉब डेजिग्नेशन होती है, जो उसकी जॉब प्रोफाइल होती है, उसमें भी अपग्रेडेशन होता है और अकाउंटेंट ही आगे जाके चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बनता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, CFO। तो एक अकाउंटेंट से आप जब शुरुआत करोगे तो आप किन किन प्रोफाइल तक जा सकते हो, उसके ऊपर आज की ये छोटी सी वीडियो है। 15 अकाउंटिंग रोल में आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं और उन रोल को कैसे आप अचीव करोगे और क्या क्या आपको उसमें सीखना है और कितने समय बाद आप उस रोल में जा सकते हो और किस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन में आपको उस रोल को मिल सकता है और कितना सैलरी जो पैकेज होता है उस तरीके की रोल के लिए एवरेज सैलरी क्या होता है, ये सारा हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ऑलराइट, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पर्सन या सबसे पहला बिगिनर के रूप में अगर हम बात करें तो जो सबसे पहला रोल होता है वो होता है बुक कीपर। क्या नाम होता है इसका? बुक कीपर का काम क्या होता है? देखिए, आज भारत में देखिए, आप ये तो मान के चलते हैं कि हर इंडस्ट्री को, हर बिजनेस को अकाउंटेंट चाहिए। अब जो बिजनेस एक न्यू कमर को, एक फ्रेशर को अकाउंट्स में हायर करता है छोटे लेवल पर, ठीक है, जो ऐसा व्यक्ति होता है जो डेली रिकॉर्ड मेंटेन करता है, बुक कीपिंग करता है किसी सॉफ्टवेयर पर, जैसे टैली अगर आप यूज कर रहे हो तो आप टैली या ऐसे कोई सॉफ्टवेयर पर आप रोजमर्रा के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का काम है आपका। सुबह जाके बैठे सारे बिल चढ़ा रहे हो, परचेज सेल की एंट्री कर रहे हो आप, और आप अपने बिजनेस के डे टू डे जो ट्रांजैक्शन है उसको चढ़ा रहे हो, तो आपका जो ये रोल है वो एक बुक कीपर का रोल है। इसको आप एक तरह से अकाउंट्स असिस्टेंट भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? अकाउंट्स असिस्टेंट यानी बुक कीपर। और आपकी ये जो प्रोफाइल होगी वो बुक कीपर की प्रोफाइल होगी बेसिकली। ऑलराइट, तो ऐसे केस में आप ये मान के चलिए कि जब आप अपनी अकाउंटिंग करियर की शुरुआत करोगे तो आपको एज अ बुक कीपर ही अपनी शुरुआत होगी। और बुक कीपर की सैलरी की अगर मैं बात करूं तो आप ये मान के चलिए कि 0.5 लाख से 6 लाख पर एनम तक सैलरी हो सकती है आपकी। मतलब आप समझ लीजिए, इंडिया में आपको ऑलमोस्ट 1 लाख से 5-6 लाख रुपए तक तो आप एज अ बुक कीपर भी कमा सकते हैं। तो अगर आप जैसे जैसे आपकी सीनियोरिटी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आप समय स्पेंड करोगे किसी ऑर्गेनाइजेशन में, आपका सैलरी समय के साथ बढ़ता जाएगा। आप मैक्सिमम 6-7 लाख रुपए तक एज अ बुक कीपर कमा सकते हो। अब बुक कीपर में की स्किल की क्या जरूरत होती है? की स्किल में एक तो आपका अकाउंटिंग बेसिक्स अच्छा होना चाहिए, यानी अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो आपने कहीं ना कहीं जरूर अकाउंट्स को पढ़ा होगा। लेकिन अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है और फिर भी अकाउंटिंग सीखते हैं तो सीख सकते हैं। आज की तारीख में सो मेनी स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज जो आप ज्वाइन करके अपना करियर बना सकते हो। एक तो आपकी अकाउंटिंग अच्छी होनी चाहिए, दूसरा आपको किसी सॉफ्टवेयर का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम 99% अकाउंटिंग आज की तारीख में सॉफ्टवेयर बेस्ड हो गई है। तो आपको कोई ना कोई सॉफ्टवेयर का जरूर नॉलेज होना चाहिए। जिस सॉफ्टवेयर का नॉलेज हो गया, आप उस सॉफ्टवेयर जिस भी बिजनेस में लगा होगा, इंप्लीमेंट होगा, वहां पर आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। जैसे अभी इंडिया में सबसे ज्यादा जैसे पॉपुलर सॉफ्टवेयर टैली है, तो टैली हो गया, मार्ग हो गया, बीजी हो गया, SAP सॉफ्टवेयर हो गया, या कई सारे ERPs हो गए। ऑलराइट, और बहुत सारे आजकल क्लाउड सॉफ्टवेयर भी आने लग गए हैं। तो जो जोहो बुक हो गया, क्विक बुक हो गया, क्विक बुक तो खैर इंडिया में अभी चल नहीं रहा, बैन है, बट हाँ, लॉट्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स आर अवेलेबल इन मार्केट। तो आपको कोई ना कोई सॉफ्टवेयर जरूर सीखना चाहिए, साथ में अकाउंटिंग अच्छी करनी चाहिए। ये दोनों स्किल अगर आपके पास है तो आप बुक कीपर बन सकते हैं। ऑलराइट, और कंप्यूटर का जो बेसिक फंडामेंटल है वो भी जरूर आना चाहिए। कम से कम माइक्रोसॉफ्ट के जो प्रोडक्ट्स हैं, MS ऑफिस आपको अच्छे से आना चाहिए, एक्सेल वगैरह, वर्ड वगैरह, ताकि आप बुक कीपर तो बन ही सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे अपने इसी प्रोफाइल में आप अपग्रेडेशन भी कर सकते हैं। अब जो दूसरा रोल बनता है वो रोल होता है
अकाउंट्स पेएबल क्लर्क का, यानी एपी क्लर्क कहते हैं इसको। अब अकाउंट्स पेएबल क्या होता है आप समझिएगा। देखिए बिजनेस में मेनली दो एक्टिविटी होती है, परचेज और सेल। जब आप किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो परचेज डिपार्टमेंट ही अलग होता है, सेल डिपार्टमेंट ही अलग होता है, मतलब रिसीवेबल का डिपार्टमेंट ही अलग होता है और पेएबल का डिपार्टमेंट ही अलग होता है। तो अगर आपको रोल दिया गया है कि आपको अपने जितने भी कंपनी के सप्लायर हैं उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना है, जब भी आप किसी भी सप्लायर से परचेज करें तो आपको परचेज के रिकॉर्ड रखना है, सप्लायर को पेमेंट करते हो पेमेंट के रिकॉर्ड रखना है, तो आपको एक पर्टिकुलर डेजिग्नेशन दे दिया गया कि भैया आपको यही काम करना है। अब सिर्फ सप्लायर मैनेजमेंट देखना है, सिर्फ अकाउंट पेएबल का मैनेजमेंट देखना है, तो एपी क्लर्क कहलाता है। और ऐसे केस में आप अकाउंट पेएबल क्लर्क कह सकते हैं, या आप परचेज मैनेजर क्या कहे जा सकते हैं, या आप इस केस में अपने आप को अकाउंटेंट भी बोल सकते हो। ऐसे केस में आपका जनरली जो सैलरी रेंज होता है ये भी लगभग वही सैलरी रेंज आप पकड़ सकते हो कि आपको 1.6 से लगाकर 6 लाख तक का सैलरी इसमें भी इजीली मिल जाता है। सेम टू सेम अकाउंट्स रिसीवेबल क्लर्क होता है जो आपके डेटर मैनेजमेंट को देखता है, डेटर सेल क्रेडिट सेल की ट्रांजैक्शंस को देखता है, फिर अपने डेटर से जो रिकवरी हो रही है पेमेंट की उसकी ट्रांजैक्शंस को देखता है, और आउटस्टैंडिंग की रिकवरी वगैरह से रिलेटेड रिपोर्ट्स अपने टॉप मैनेजमेंट को प्रोवाइड करता है। तो ये सारी चीजें आपके एआर क्लर्क के रूप में ये रोल डिफाइन किया गया है। ये आप समझ लीजिए तीनों जो मैंने अभी आपके सामने जो जॉब प्रोफाइल बताई है ये सब आपकी अकाउंटेंट की प्रोफाइल ही है एक तरह से, ठीक है। अकाउंटेंट को भी जब जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा वहां पर उसको हो सकता है कोई स्पेसिफिक काम दिया जाए, सारा काम नहीं दिया जाए, स्पेसिफिक काम दिया जाए। छोटी ऑर्गेनाइजेशन होगी तो फिर सब कुछ देखना पड़ेगा आपको। तो इस ये ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए कि आप महीने का 50-60 हजार रुपए तक की रेंज में आराम से एंट्री ले सकते हो, कमा सकते हो इन प्रोफाइल्स के अंदर, तीनों प्रोफाइल के अंदर। ऑलराइट, लेकिन वो आपको अगर नॉलेज अच्छा है, स्किल आपकी बहुत इंप्रूव्ड है, अच्छा है, और आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो आप इजीली इतना तो कमा ही सकते हो। और एंट्री लेवल पर भी आपको अच्छा पैसा मिल सकता है अगर स्किल अच्छी है तो, याद रखिएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि फ्रेशर को जॉब नहीं मिलती, ये सब कहने की बात है। फ्रेशर्स के लिए भी मार्केट में बहुत सारी जॉब है, लेकिन फ्रेशर उस लायक भी तो हो। अभी फ्रेशर होते हैं, जाते हैं, कुछ पूछते हैं, 1-2 ट्रांजेक्शन पूछते हैं इंटरव्यू में, वो ही नहीं बता पाते, भैया कौन देगा जॉब, मुझे बताओ। तो जॉब तभी लगेगी जब आपके पास क्या होगी, स्किल होगी, याद रखिएगा। अब चौथी प्रोफाइल यहां पर मैं बताता हूं पेरोल स्पेशलिस्ट की। देखिए पेरोल स्पेशलिस्ट बनने के लिए आपको एचआर का थोड़ा लिटिल बिट नॉलेज होना चाहिए, स्पेशली सैलरी का और वेजेस का। तो जब आप सैलरी और वेजेस और अपने कंपनी के पे स्ट्रक्चर से रिलेटेड काम करने लग जाते हैं तो फिर आप उस केस में पेरोल स्पेशलिस्ट कहलाते हैं, जहां पर आप अपने स्टाफ, जैसे आपकी प्रोफाइल ऐसी है कि आपकी कंपनी में मान लो 5-50 लोग काम करते हैं, बॉस ने बोला है कि इनकी सैलरी हर महीने तुझे ही कैलकुलेट करनी है और तुझे इनकी सैलरी कैलकुलेट करके देनी, तो उस केस में आपका रोल थोड़ा चेंज हो गया। आप उस केस में पेरोल स्पेशलिस्ट के रूप में काम करेंगे। आपको उनका अटेंडेंस मैनेजमेंट देखना है, आपको उनका पेरोल मैनेजमेंट देखना है, आपको उनके अर्निंग हेड्स देखने हैं, आपको उनके डिडक्शंस देखने हैं, आपको उनके डिसबर्समेंट को देखना है, किसी ने एडवांस लिया है, किसी का टीडीएस, ये सब चीजें देखनी है। तो यहां पर आपका थोड़ा प्रोफाइल बिल्कुल अकाउंट्स प्लस एचआर का हो जाता है। किसका? अकाउंट्स प्लस एचआर का हो जाता है। और इस केस में आपको और थोड़ा जंप मिल सकता है, आराम से 7-8 लाख रुपए तक के पैकेज में आप इजीली बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री ले सकते हैं। कोई सेपरेटली आपको इसके लिए सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना जरूरी नहीं होता है, बस आपकी अकाउंटिंग थोड़ी एडवांस लेवल पर, हायर लेवल पर होनी चाहिए। साथ में आपको टीडीएस का नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जहां सैलरी का मैटर आएगा उधर टीडीएस का मैटर बनने वाला है। तो टीडीएस हो गया, उसका मैटर होना चाहिए, अकाउंट्स अच्छा होना चाहिए, डे टू डे जो बुक कीपिंग है वो आपकी सॉलिड होनी चाहिए। और सॉफ्टवेयर में भी किसी भी सॉफ्टवेयर पे आपका, ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपके पेरोल को मैनेज करके दे सकते हैं, तो आपको पेरोल मैनेजमेंट उसके अंदर आना चाहिए। ऑलराइट, जैसे टैली में पेरोल का पूरा आप मैनेज कर सकते हो, टैली का एक पार्ट है पेरोल बेसिकली। ऑलराइट, तो आप उस केस में एचआर स्पेशलिस्ट या पेरोल स्पेशलिस्ट की तरह जॉब में घुस सकते हैं। अगला एक और प्रोफाइल में यहां डिस्कस कर रहा हूं, वो होता है अकाउंटेंट। अब आप समझिए, अभी तक तो आपने एक पर्टिकुलर सेगमेंट पर काम किया। अकाउंटेंट का मतलब होता है, बहुत लोग अकाउंटेंट का मतलब समझते हैं कि यार सर टैली का कोर्स कर लूं तो मैं अकाउंटेंट बन जाऊंगा। गलत फहमी भैया, टैली से तू सिर्फ बुक कीपर बनेगा। क्या करेगा? बुक कीपर बनेगा। ये पहली जॉब प्राप्त कर पाएगा, वो भी अगर बहुत ढंग का नॉलेज है तो, और वो भी अकाउंट्स अच्छी है तो।
याद रखिएगा, सिर्फ टैली का 2-5 हजार का कोर्स कर लेने से आप नहीं बन पाओगे अकाउंटेंट। अकाउंटेंट बनने के लिए आपको अपनी बुक कीपिंग अच्छी होनी चाहिए। अब देखिए, अकाउंटेंट बनने के लिए मेनली क्या क्या एक तरह से अगर मैं बात करूं तो क्या क्या चीजें आपके लिए मच नीडेड है। ऑलराइट, तो एक प्रॉपर अकाउंटेंट बनने के लिए, मान लो मैं बहुत बड़ी कंपनी में भी नहीं हूं, मिड लेवल या आप बिल्कुल एंट्री लेवल आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो, अकाउंटेंट के पास क्या क्या की स्किल होनी चाहिए। एक तो उसका कंप्यूटर स्किल्स अच्छा होना चाहिए। कंप्यूटर स्किल इसलिए अच्छा होना चाहिए क्योंकि कम्युनिकेशन जब करेगा वो, तो जैसे अगर कोई लेटर ड्राफ्टिंग वगैरह है, कोई रिमाइंडर लेटर पार्टियों को भेजना है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, अगर उसको काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होगी जहां पर उसको डेटा को रिकॉर्ड करना, डेटा को कहीं ना कहीं कटनी छटनी करना है, तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, प्रेजेंटेशन कहीं देना है तो पावर पॉइंट, तो वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट अच्छा होना चाहिए। अकाउंटिंग अच्छी होनी चाहिए। अकाउंटेंट बनने के लिए आपका अकाउंटिंग बेसिक्स आना चाहिए। आपको अगर प्रॉपर एंट्री बनाना भी नहीं आता तो आप कैसे अकाउंटेंट बनोगे। तो अकाउंटिंग बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए, प्रिंसिपल्स क्लियर होने चाहिए। फिर आपका सॉफ्टवेयर, एक कोई ना कोई सॉफ्टवेयर पर अच्छा कमांड होना चाहिए। तो जैसे सॉफ्टवेयर आप कोई भी पकड़ लो, जो आपको जिस भी लाइन में जाना है तो उस तरीके से सॉफ्टवेयर पकड़ लो, ठीक है। ये चीजें चाहिए। साथ में आपको जीएसटी की कंप्लायंस आनी चाहिए। बिना जीएसटी कंप्लायंस नहीं बन पाओगे अकाउंटेंट, क्योंकि जो बंदा आपको हायर कर रहा है अकाउंटेंट के रूप में, डेफिनेटली जीएसटी में क्या होगा, रजिस्टर्ड होगा। फिर टीडीएस की कंप्लायंस का नॉलेज होना चाहिए आपको। ये 5 चीजें तो आप ये मान के चलिए कि आपको आनी चाहिए, ठीक है। अब मैं ये मान के चलता हूं कि 5 चीजें अगर आपको आती है तो आप प्रॉपर वे में अकाउंटेंट बन सकते हो। 5 में से एक भी मिसिंग है तो आप प्रॉपर अकाउंटेंट है नहीं। इसके अलावा आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी, जैसे आपको अपनी बुक्स क्लोजर आना चाहिए, फाइनलाइजेशन बोलते हैं उसको, क्या कहते हैं, फाइनलाइजेशन आना चाहिए। अगर आप फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स कर पाओगे तो फिर आप अकाउंटेंट हो। ये की स्किल्स है जो आपको सीखनी पड़ेगी अगर आपको अकाउंटेंट बनना है। तो अकाउंटेंट बनोगे तो फिर आपको ऑब्वियस सी बात है, आपको उस केस में क्या करना होता है कि आपको अपनी डे टू डे अकाउंटिंग करनी होती है। आपने जो रिटर्न्स वगैरह भरे हुए हैं उनको रिकंसाइल करना होगा। आपको बैंक रिकॉन्सिलेशन देखना होगा, बैंक के साथ आपको अपने बैंक ट्रांजेक्शन को बैंक स्टेटमेंट के साथ मैचअप करना होगा। आपको परचेज, सेल, रिसिप्ट, पेमेंट सब कुछ मैनेज करना होगा। आपको अपनी बुक्स को क्लोज करने तक का सारा काम करना होगा, समझ रहे। तो उस केस में आप अकाउंटेंट के रोल में भी जा सकते हो। इसमें मैंने हालांकि 4 से 8 लाख रुपए पर एनम लिखा हुआ है, ज्यादा भी आप कमा सकते हो, वो डिपेंड करता है आप कितना काम अपने हाथ में लेके बैठे हुए हो। ऑलराइट, फिर आता है टैक्स अकाउंटेंट। सिर्फ टैक्स अकाउंटेंट का काम सिर्फ टैक्स से रिलेटेड होता है, जैसे जीएसटी फाइलिंग हो गया, टीडीएस फाइलिंग हो गया, फाइलिंग रिलेटेड सारा काम कर रहे हो, डे टू डे काम भी कर रहे हो आप, तो वो आप उस केस में टैक्स अकाउंटेंट भी बन सकते हो। और आपको इसमें भी अच्छा खासा पैकेज यहां पर मिल जाएगा। मतलब आप महीने का 1 लाख कमा सकते हो अगर आप इन प्रोफाइल्स में जाते हो तो, प्रॉपर वे में और विथ एक्सपीरियंस। ऐसा नहीं है कि आपको एंट्री लेते सर ने बताया 1 लाख कमा सकते हैं, या तो कोई 10,000 भी नहीं दे रहा तो उस केस में थोड़ा सा समय आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन को देना होगा, पीछे नाम के पीछे टैग लगाना होगा एक्सपीरियंस वाला, और टैग के साथ नॉलेज भी उस लेवल का होना चाहिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल का। फिर जब आप किसी बड़ी कंपनी में इंटरव्यू दोगे तो आप वो कॉन्फिडेंस के साथ आप इंटरव्यू दोगे, जहां पर आपके पीछे बैकबोन में आपका नॉलेज है, साथ में आपका एक्सपीरियंस है, तब जाकर आपको अच्छी हायरिंग वहां पर मिलेगी, याद रखिएगा। फिर आता है कॉस्ट अकाउंटेंट। अब देखिए, कॉस्ट अकाउंटेंट का काम थोड़ा अलग होता है। कॉस्ट अकाउंटेंट का काम होता है प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ काम है। तो ये इसकी जरूरत ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को होती है, प्रोडक्शन कंपनियों को होती है। तो ये इसका काम होता है कि प्रोडक्ट की कॉस्टिंग से रिलेटेड काम करना, कॉस्ट एलिमेंट ढूंढना, कॉस्ट को कैसे डिक्रीज किया जा सकता है, कैसे प्रॉफिटेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन की बढ़ानी है। यानी सीधी सीधी बात करें तो प्रोडक्शन कॉस्ट को एनालिसिस करना कॉस्ट अकाउंटेंट का काम होता है। और ऑब्वियस सी बात है, जब आप एक मैन्युफैक्चरर के यहां जाओगे तो आपका वहां पर पैकेज भी अच्छा खासा ही आपको मिलने वाला है। 4 से 10 लाख तक कॉस्ट अकाउंटेंट भी कमा लेता है। फिर आता है फाइनेंशियल एनालिस्ट। ये इसकी जरूरत होती है ज्यादातर बड़े बड़े बैंक्स को, फाइनेंस कंपनियों को, एफआईज को, एनबीएफसीज को, इनकी जरूरत होती है। बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को इसकी जरूरत होती है, एमएनसीज को इसकी जरूरत होती है। तो अगर आप किसी टॉप मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकते हो फाइनेंशियल डेटा के आधार पर। डेटा, देखिए डेटा बनाने का काम ये सारे लोग कर रहे हैं। कौन लोग? अभी तक हमने जितने भी लोग देखे हैं, 7 प्रोफाइल जितने भी देखी, ये डेटा बनाने का काम करेंगे और उस डेटा को
एनालिसिस करके डिसीजन लेने का काम ये बंदा करता है। इसलिए कहते हैं कि ये बंदा टॉप मैनेजमेंट के साथ बैठा होता है। इसके अंदर देखिए हर तरीके से आप समझ सकते हैं। फाइनेंशियल एनालिस्ट आपने नाम सुना होगा, CFA। तो CFA इसमें एक डिग्री होती है जो टॉप लेवल कंपनीज में फिर CFA की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप फाइनेंशियल एनालिस्ट भी बन सकते हैं। अच्छा खासा पैकेज आपको मार्केट में इसमें भी मिल जाता है। ऑलराइट, फिर आता है इंटरनल ऑडिटर। कंपनी के आंतरिक जो कंपनी ने जो रिपोर्ट्स बनाई है उसकी ऑडिट करना, ठीक है। तो इंटरनल ऑडिटर क्या करता है, कंपनी के सारे जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो बुक्स होती है, उनको रेगुलर बेसिस पे मॉनिटरिंग करता है और वो सारी चेक करता है। तो ये काम भी आप कर सकते हो और इसमें भी आपको अच्छा खासा पैसा मिल सकता है। लेकिन सीधी सी बात है, यहां तक ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वहां रोल भी आपका थोड़ा बढ़ता जाएगा और रोल के साथ आपसे उम्मीदें भी बढ़ती जाएगी और आपका उम्मीद के अनुसार आपका नॉलेज भी उस लेवल का होना चाहिए, याद रखिएगा। फिर आता है एक्सटर्नल ऑडिटर। देखिए एक्सटर्नल ऑडिटर आप तभी बन सकते हो जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, CEO, क्योंकि ऑडिट का पावर सिर्फ CA को होता है। तो जो जैसे क्या होता है, जब जिन कंपनियों को ऑडिट का रिक्वायरमेंट होता है तो वहां पर CA फर्म जाकर उनकी ऑडिट करते हैं, तो वो एक्सटर्नल ऑडिटर का काम होता है। तो CA के बाद जब चार्टर्ड अकाउंटेंट तो बन गए, तो एक तरह से अकाउंटिंग प्रोफेशन में सबसे हायर डिग्री आपके पास। तो इन दैट केस फिर हम यहाँ पर जैसे इसकी कोई लिमिट ही नहीं है, आप समझ लीजिए। ये डिपेंड करता है कि किस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन में आप। ऑलराइट, फिर आता कंट्रोलर। कंट्रोलर एक समझ लीजिए इन सबको कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो कंट्रोलर होगा वो क्या करेगा, जितने भी, चाहे वो उस कंपनी का CA हो, चाहे उस कंपनी का CFA हो, कॉस्ट अकाउंटेंट हो, टैक्स अकाउंटेंट हो, बुक कीपर हो, अकाउंटिंग क्लर्क्स हो, सबको कंट्रोल करने का काम करता है। मैनेज ऑल अकाउंटिंग ऑपरेशंस। ऑलराइट, तो ऑब्वियस सी बात है इसका सैलरी भी आपको बहुत बड़ा फिगर यहां पर मिलेगा। फिर आता है एक ट्रेजरर। ट्रेजरर का काम होता है कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स को देखना, कंपनी के इन्वेस्टमेंट पर बेस्ट रिटर्न्स प्रोवाइड करना, जनरेट करवाना, कंपनी के जो ओवरसीज कैश फ्लो हो रहे हैं, बाहर से जो पैसा आ रहा है, बाहर को जो पैसा जा रहा है, उसको देखना। ये काम सब किसका होता है, मनी की इनकमिंग और आउटगोइंग को मैनेज करना और इन्वेस्टमेंट पर इनकमिंग को बढ़वाना, रिटर्न को बढ़ाना, ये सब काम ट्रेजरर का होता है, याद रखिएगा। ट्रेजरर को भी अच्छा खासा पैकेज मिल जाता है। फिर मैंने आपको बोला था ना, CFO, सर्टिफाइड फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, CFO सबसे बड़ा, एक तरह से किसी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे बड़ा पद है, फाइनेंस से जुड़ा हुआ पद है CFO, जो बिल्कुल फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज को लीड करता है। बड़ी बड़ी कंपनियां IPO लेके आती है मार्केट में, तो फिर उनके IPO लॉन्च होते हैं, तो जो कंपनी के टॉप जो मैनेजमेंट होते हैं, एक तो कंपनी का CEO और एक CFO, दोनों बैठकर फिर बड़ी बड़ी जो ब्रोकरेज फर्म्स होती हैं उनको इंटरव्यू देते हैं। वो कंपनी के प्लान्स बता देता है कि पब्लिक उन कंपनियों के शेयर्स में क्या करें, इन्वेस्ट करें। तो CFO मतलब आप फाइनेंस का सबसे बड़ा बंदा आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। इसमें आप मान के चलिए कि बहुत बड़े पैकेज पर ये होता है, डिपेंड करता ऑन कंपनी स्टेटस। ऑलराइट, फिर एक नया रोल भी आजकल बहुत मार्केट में चल रहा है, वो होता है फॉरेंसिक अकाउंटेंट का। हालांकि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट ही बनते हैं या इसके लिए अलग से आपको डिग्री मतलब डिप्लोमा करना पड़ता है। ये क्या करते हैं, ये जो अकाउंटेंट, अब देखिए अकाउंटिंग में क्या होता है, अकाउंटिंग में बहुत लोग इधर उधर झोलमाल करते रहते हैं, है ना। तो ये क्या करते हैं, ये उस डेटा को आधार पर कि उस डेटा के साथ क्या छेड़छाड़ हुआ है, क्या उस डेटा में इन्होंने बाद में चेंजेस किए हैं, उसको पकड़ता है, डिस्क्रिपेंसी को पकड़ता है, फ्रॉड को पकड़ता है। तो ये फॉरेंसिक अकाउंटेंट का काम होता है, याद रखिएगा। और इसमें भी आपको अच्छा खासा पैकेज मिल जाता है। और एक और रोल यहां पर है बजट एनालिस्ट का, जो कंपनी के एक्सपेंसेस, इनकम, एसेट, इन सब के बजट बनाता है, उनको मॉनिटर करता है रेगुलर बेस पे, और उसके अकॉर्डिंग अगर कोई बजट अगर वेरिएंस हो गया है तो उसको कंट्रोल करना, वापस लिमिट सेट करना, न्यू लिमिट सेट करना, ये सारा काम बजट एनालिस्ट का होता है। इसमें भी आपको एवरेजन 3-4 लाख से 10 लाख तक के पैकेज मिल जाते हैं। तो आप अभी हमने यहाँ पर आप समझ लीजिए 50,000 से शुरुआत किया
50 लाख तक भी पहुंचे सीएफओ के केस में, तो ये सारे रोल में हम जा सकते हैं भविष्य में। हो सकता है शुरुआत हमारी यहाँ से हो, लेकिन हो सकता है जब हम अपना करियर का एंड तक पहुंचे तब तक हम टॉप लेवल पर पहुंच जाएं। डिपेंड करता है हम कितना मेहनत करते हैं, कितना स्किल्स डेवलप करते हैं और हम अपने आप को कितना इम्प्रूव समय के साथ करते चलते हैं, उस पर डिपेंड करता है। स्टार्टिंग करने के लिए आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं स्किल सीखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको प्रॉपर वे में सीखना पड़ेगा, और फिर आप अपना स्टार्टिंग करिए। और समय रहते और समय के साथ साथ जो होने वाले बदलाव हैं उनको भी आप ऑप्ट करते चलिए, अडॉप्ट करते चलिए और उनके अनुसार बदलते जाइए अपने आप को और नई नई चीज़ें सीखते जाइए, तो आप डेफिनेटली एक अच्छा करियर इसमें सोच सकते हैं। और अकाउंटिंग ऐसी लाइन है जो कभी बंद नहीं होने वाली, कभी बंद नहीं होने वाली। हाँ ठीक है, मार्केट में समय के साथ चीज़ें बदलेगी, नई नई चीज़ें आएगी, ऑटोमेशन होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई अकाउंटेंट का रोल ही खत्म हो जाना है, ऐसा कभी होगा ही नहीं। जितना अकाउंटेंट का रोल समय के साथ बढ़ रहा है, किसी और लाइन में इतना रोल नहीं बढ़ रहा है, राइट। जो बिजनेस पैसा कमा रहा है, जो बिजनेस शुरुआत कर रहा है, शुरुआत करने से लगाकर जो टॉप लेवल के बिजनेसेस हैं, सब जगह पर अकाउंटेंट की जरूरत है, याद रखिएगा आज की तारीख। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच। ये थी एक छोटी सी क्लास जिसमें मैंने 15 अकाउंटिंग रोल्स यहां पर डिफाइन किए हैं। आई होप आपको समझ में आई होगी।